करता है। अब हम बात करते हैं कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य की। तो हमने कहा हमारे ऊपर जो समीकरण 3 थी, समीकरण 3 के अंदर h/m0c की यदि हम बात करें और इसे हम हल करें तो इसकी विमा जो है समीकरण 3 में नियतांक h/m0c की विमा डायमेंशन तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ के तुल्य इक्विवेलेंट प्राप्त होती है। इसलिए इसे कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो हमने कहा इसको हल किया तो लैम्डा सी इक्वल्स टू h/m0c। h प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻³ -34। m0 इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। c प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हमने हल किया तो लैम्डा सी इक्वल्स टू 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग प्राप्त होती है। और एक आर्मस्ट्रॉन्ग की यदि मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू 10⁻10 मीटर होती है। ठीक है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर। तो यहाँ से हमें मिला जो कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य लैम्डा सी जो है वो 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होती है। इस प्रकार कॉम्पटन समीकरण को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो गया लैम्डा डैश माइनस लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन विस्थापन इक्वल्स टू लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई। इसको हमने समीकरण नंबर 4 से डिनोट कर दिया। अब समीकरण 4 से परीक्षित होता है कि तो समीकरण 4 से यदि देखें फोटोन के अग्र प्रकीर्णन के लिए, फोटोन का अग्र प्रकीर्णन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन था, ये फोटोन इस पर आपतित हुआ इस तरीके से। ठीक है, अग्र प्रकीर्णन का मतलब वापस इसी दिशा में इलेक्ट्रॉन जो है वो लौट आए। तो उस स्थिति में फोटोन के अग्र प्रकीर्णन के लिए, अग्र प्रकीर्णन मतलब ये इस प्रकार से आगे निकल जाए। ठीक है, ये फोटोन ये आया और फिर ये आगे निकल गया, इधर आ रहा था। तो इस स्थिति में फाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो हमने कहा फाई इक्वल्स टू 0 पर अर्थात डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो हमने फाई इक्वल्स टू 0 लिया तो फाई इक्वल्स टू 0 के लिए कोस फाई का मान कितना होगा? 1 के बराबर होगा। तो ये हो गया 1 माइनस 1। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू 0 या लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा प्राप्त होता है। अतः आपतित तरंग की दिशा में कॉम्पटन विस्थापन नहीं होता है। हमने कहा आपतित दिशा के लंबवत दिशा में फोटोन के प्रकीर्णन के लिए अर्थात फाई इक्वल्स टू π/2। फाई इक्वल्स टू π/2 का मतलब हमने कहा फोटोन आपतित हुआ, इलेक्ट्रॉन से टकराया और इस दिशा में प्रकीर्णित हो गया। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू π/2 हो गया। फाई इक्वल्स टू π/2 यदि हम यहाँ रखें तो कोस π/2 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा या डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा सी इक्वल्स टू 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग रहता है। इस स्थिति में कॉम्पटन विस्थापन कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य के अंतर के बराबर होता है। अब हमने बात की फोटोन के पश्च प्रकीर्णन के लिए। पश्च प्रकीर्णन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन आपतित हुआ और वापस इसी दिशा में क्या हो गया? प्रकीर्णित हो गया। तो इस स्थिति में फाई का मान पाई होता है। पाई हमने रखा तो कोस पाई इक्वल्स टू -1 के बराबर होता है। कोस पाई इक्वल्स टू -1। तो -1 हमने यहाँ रखा तो -1 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गए, प्लस हुए तो 1 + 1 इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 2 लैम्डा सी इक्वल्स टू 0.0484 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। अतः इस स्थिति में कॉम्पटन विस्थापन अधिकतम 2 लैम्डा सी के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं बी, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा की। डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। समीकरण 1 के संवेग के आकाशीय घटक लेने पर। तो समीकरण 1 हमारा कौन सा था? यदि हम समीकरण 1 की बात करें तो समीकरण 1 हमारा ये था। इसके हमें क्या लेने हैं? केवल आकाशीय घटक लेने हैं। तो समीकरण 1 के आकाशीय घटक लेने पर और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा। प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा मतलब हमें
थीटा एंगल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हमने कहा आपतित फोटोन की दिशा में, तो हम एक बार ऊपर चलते हैं चित्र में, चित्र से इसको समझ के लाते हैं। तो हमने कहा आपतित फोटोन की दिशा हमारी ये वाली दिशा है। हमने कहा आपतित फोटोन की दिशा में टक्कर से पहले संवेग हमारे पास P1 प्लस P2 हुआ इक्वल्स टू P1 डैश प्लस P2 डैश हो गया। ठीक है, तो हमने कहा P1 की यदि मैं बात करूं तो P1 इक्वल्स टू है H न्यू अपॉन C। ठीक है, P2 इक्वल्स टू 0। अब हमें कौन सी दिशा में निकालना है? हमें इस दिशा में निकालना है, जो आपतित फोटोन की दिशा है उसमें निकालना है। तो P1 डैश का इस दिशा में हमने घटक लिया, तो ये हो गया P1 डैश कितना हो गया? P1 डैश हो गया H न्यू अपॉन C डैश कोस फाई। ठीक है, और P2 डैश का हम इस तरह दिशा में घटक लें तो हमें लेना है P2 डैश का इस दिशा में घटक। तो P2 डैश का इस दिशा में घटक हो गया MV कोस थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि H न्यू अपॉन C इक्वल्स टू H न्यू डैश अपॉन C कोस फाई प्लस MV कोस थीटा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ थी। H न्यू अपॉन C इक्वल्स टू H न्यू डैश अपॉन C कोस फाई प्लस MV कोस थीटा। इससे हमने हल कर लिया, तो MV कोस थीटा इक्वल्स टू H अपॉन C न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई। ये समीकरण नंबर 5 हो गई। अब हमने कहा तथा आपतित फोटोन की दिशा के लंबवत दिशा में, तो हम वापस एक बार चित्र में चलते हैं। ये हमारा चित्र है। तो आपतित फोटोन के लंबवत दिशा ये वाली दिशा हो गई, और हमारे पास जो आपतित की दिशा थी वो ये थी। आपतित फोटोन की दिशा तो ये हो गई, और लंबवत की दिशा हमारे पास कौन सी हो गई? लंबवत की दिशा ये वाली हो गई। ये लंबवत दिशा हो गई, इस दिशा में निकालना है। तो टक्कर से पहले बात करें तो लंबवत दिशा में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो इस तरफ तो हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमने कहा टक्कर के बाद में प्रकीर्णित फोटोन का संवेग है P1 डैश H न्यू डैश अपॉन C। इसका हमें निकालना है इस दिशा में कंपोनेंट। ठीक है, तो इस दिशा में कंपोनेंट हो गया H न्यू डैश अपॉन C साइन फाई। ठीक है, अब दूसरा है P2 डैश। P2 डैश का इस दिशा में कंपोनेंट निकालना है। इस दिशा में निकाला तो इसकी डायरेक्शन नीचे आएगी, तो ये हो जाएगा माइनस MV साइन थीटा। ये हमने नीचे लिख ली, ये आ गया। तो 0 इक्वल्स टू H न्यू डैश अपॉन C साइन फाई माइनस MV साइन थीटा। इससे आ गया MV साइन थीटा इक्वल्स टू H न्यू डैश अपॉन C साइन फाई। इसको हमने समीकरण 6 से डिनोट कर दिया। तो समीकरण 6 में समीकरण 5 का भाग देने पर टेन थीटा इक्वल्स टू न्यू डैश साइन फाई न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई इक्वल्स टू साइन फाई न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस कोस फाई। अब हमने कहा एक बार हम चलते हैं समीकरण नंबर 3 पर। तो ये हमारी समीकरण 3 थी। ठीक है, हम यहाँ इस समीकरण पे हमने गौर किया। इस समीकरण में यदि गौर करें तो मैंने कहा इस समीकरण के अंदर मैंने न्यू का भाग गुणा का मतलब न्यू से मैंने इस इक्वेशन को गुणा कर लिया, तो यहाँ भी न्यू आ गया, यहाँ भी न्यू आ गया। तो ये हो गया न्यू माइनस न्यू डैश माइनस 1 इक्वल्स टू H न्यू अपॉन M0 C स्क्वायर और ब्रेक गुणा में ये टर्म। ठीक है, पक्षांतरण कर लिया तो ये हो गया न्यू अपॉन न्यू डैश बराबर 1 प्लस H न्यू अपॉन M0 C स्क्वायर गुणा में 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, ये हमने इस इक्वेशन से निकाल लिया। तो हमने निकाला है ये न्यू अपॉन न्यू डैश इक्वल्स टू 1 प्लस H न्यू अपॉन M0 C स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। इसको हमने समीकरण नंबर 8 से डिनोट कर दिया। अब समीकरण 8 से न्यू अपॉन न्यू डैश का मान समीकरण 7 में रख लेते हैं। समीकरण 7 में रखा तो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन फाई 1 प्लस H न्यू अपॉन M0 C स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई माइनस कोस फाई।
तो ये 1 और इसको मैं एक साथ लिखूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस फाई, ठीक है। तो ये हट गई और ये हट गई, ये प्लस था। अब देखो 1 माइनस कोस फाई इसमें भी है, 1 माइनस कोस फाई इसमें भी है, बीच में हमारे पास क्या था, ये प्लस था। तो 1 माइनस कोस फाई कॉमन लिया, तो 1 माइनस कोस फाई कॉमन लिया तो इधर से आ गया 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर। तो टर्म आ गई हमारे पास साइन फाई 1 प्लस एच न्यू एम जीरो सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। तो देखिए साइन फाई को हम लिख सकते हैं 2 साइन फाई बाई 2 कोस फाई बाई 2। कोस फाई इक्वल्स टू होता है कोस स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर फाई बाई 2। तो 1 माइनस कोस फाई होता है 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2। तो हमने साइन फाई की जगह, ये जो साइन फाई था इसकी जगह ये टर्म काम में ली, ये वाली, और 1 माइनस कोस फाई की जगह हमने लिख लिया 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2 और हल किया तो टेन थीटा इक्वल्स टू कोट फाई बटा 2 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर। तो हमने कहा यदि हम अग्र प्रकीर्णन की बात करें फाई इक्वल्स टू 0 के लिए तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ फाई इक्वल्स टू 0 रखा तो कोट फाई कितना हो गया, कोट जीरो किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया कोट जीरो किसके बराबर होता है, कोट जीरो होता है पाई बाई 2 के बराबर, है ना, सॉरी हाँ, ये हो गया कोट जीरो हो गया 0 के बराबर, तो थीटा इक्वल्स टू हो गया पाई बाई 2। इसी प्रकार 5 पाई बाई 2 रखें तो 5 पाई बाई 2 का मतलब ये हो गया पाई बाई 4 1 के बराबर हो गया, 1 हुआ तो टेन थीटा 1 प्लस एल्फा, जहाँ एल्फा इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर है। अब हमने कहा यदि फाई इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, फाई इक्वल्स टू पाई है तो कोट फाई इक्वल्स टू पाई बाई 2, कोट फाई पाई बाई 2 के बराबर है तो थीटा जो है वो कितना होगा, वो 0 के बराबर। तो हम कह सकते हैं प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, सॉरी, तो हम बात कर रहे थे प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा टेन थीटा इक्वल्स टू कोट फाइव बाई 2 अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर, या अगर थीटा की बात करें थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स कोट फाइव बाई 2 अपॉन ये टर्म के बराबर होगी। तो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा समीकरण 9 से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आती कहाँ से, तो हमने कहा जब आपतित फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से टक्कर के फलस्वरूप अपनी कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि जब इलेक्ट्रॉन आपतित है उसकी ऊर्जा हमारे पास 100 है और प्रकीर्णित की हो गई 80, ठीक है। तो प्रकीर्णित की कम हो गई ऊर्जा, जब प्रकीर्णित की ऊर्जा कम हुई है, ये कम जितनी हुई है वो किसको मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। तो हमने कहा इसका मतलब k इक्वल्स टू 100 माइनस 80। तो इलेक्ट्रो आपतित फोटोन की ऊर्जा एच न्यू थी हमारे पास, ठीक है, आपतित की एच न्यू, और प्रकीर्णित की कितनी थी माइनस एच न्यू डैश। तो इसका मतलब k इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू डैश, न्यू हमने कॉमन ले लिया तो एच न्यू 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू। तो न्यू डैश अपॉन न्यू का मान समीकरण 8 से हम लिख लाए, तो k इक्वल्स टू एच न्यू 1 माइनस 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस फाई, यहाँ ब्रैकेट लगाना है। तो अब इसको हमने हल कर लिया, हल किया तो एच न्यू एल्फा 1 माइनस कोस फाई 1 अपॉन 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस फाई जो है ये हमें इस प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपतित फोटोन ने कितना अंश ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन को दी, ठीक है, आपतित फोटोन ने कितना अंश कितना पार्ट ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन को दी। तो गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन को दी गई गतिज ऊर्जा का अंश, तो ये हो गया k इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा डिवाइडेड बाई आपतित फोटोन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, आपतित फोटोन की ऊर्जा। तो ये हो गई k अपॉन एच न्यू इक्वल्स टू, तो एच न्यू का भाग लगाया समीकरण 10 में, तो एच न्यू से एच न्यू कैंसिल,
तो समीकरण हमें प्राप्त होती है अल्फा 1 माइनस कोस फाई 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 11। हमने कहा पश्च प्रकीर्णन की स्थिति में जब फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है तब इलेक्ट्रॉन को महत्तम ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो के मैक्सिमम इक्वल्स टू 2h न्यू अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा, जहाँ अल्फा इक्वल्स टू h न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर है। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी ट्रांसफर होती है? के मैक्सिमम इक्वल्स टू h न्यू अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा ऊर्जा जो है वो दी जाती है। तो के मैक्सिमम, अब हमने कहा अल्फा इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर रखने पर, तो यहाँ हमने अल्फा की वैल्यू प्लेस कर दी। तो के मैक्सिमम इक्वल्स टू 2h न्यू होल स्क्वायर अपॉन m0 c स्क्वायर प्लस 2h न्यू, समीकरण नंबर 12 हो गई। यदि c अपॉन लैम्डा, यदि न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा है तो h अपॉन m0 इक्वल्स टू लैम्डा c रखने पर, तो न्यू की जगह हमने c अपॉन लैम्डा रख लिया और h अपॉन m0 c की जगह हमने लैम्डा c रख लिया। तो k मैक्सिमम इक्वल्स टू 2m0 c स्क्वायर लैम्डा c स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा लैम्डा c प्राप्त होता है। इसको हमने समीकरण नंबर 13 से डिनोट कर दिया। हमने कहा समीकरण 11 से अग्र प्रकीर्णन के लिए फाई इक्वल्स टू 0, तो फाई इक्वल्स टू 0 रखा तो k इक्वल्स टू हमें 0 प्राप्त होता है। ये यहाँ से निकालेंगे। फाई इक्वल्स टू 0 रखा तो k इक्वल्स टू हमें 0 प्राप्त होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं की जाती। जब फाई इक्वल्स टू हम पाई बाई 2 रखें समीकरण 10 में, तो समीकरण 10 में k इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन एल्फा 1 प्लस एल्फा प्राप्त होता है। पश्च प्रकीर्णन के लिए फाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 रखें तो कोस पाई इक्वल्स टू -1, तो k इक्वल्स टू 2h न्यू अपॉन एल्फा 1 प्लस 2 एल्फा, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अधिकतम ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। अब हम बात कर रहे हैं प्रकीर्णित फोटोन की आवर्ती तथा ऊर्जा। तो हमने कहा समीकरण 8 से, समीकरण 8 न्यू अपॉन न्यू डैश इक्वल्स टू 1 प्लस एच न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस फाई एल्फा जो है एच न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर के बराबर। तो इसकी जगह हमने एल्फा टर्म काम में लिया। तो प्रकीर्णित फोटोन की आवर्ती, तो प्रकीर्णित फोटोन की आवर्ती न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू अपॉन 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस फाई, तथा ऊर्जा की यदि बात करूं E1 डैश इक्वल्स टू एच न्यू डैश, तो इसे इस समीकरण 15 को हमने h से मल्टीप्लाई किया तो h न्यू डैश इक्वल्स टू h न्यू 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस फाई। तो हमने कहा अग्र प्रकीर्णन के लिए फाई इक्वल्स टू 0 रखें। फाई इक्वल्स टू 0 रखते ही ये जो टर्म है ये 0 के बराबर हो जाएगी, ये टर्म 0 के बराबर, तो हमें आवर्ती न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू तथा ऊर्जा E1 डैश इक्वल्स टू एच न्यू या E1 प्राप्त होती है। यदि फाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 है तो न्यू डैश अपॉन न्यू अपॉन 1 प्लस एल्फा एच न्यू डैश इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन 1 प्लस एल्फा प्राप्त होता है। यहाँ हमें वैल्यू रखनी है कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 0, तो ये टर्म 0, तो नीचे हो गया एच न्यू अपॉन 1 प्लस एल्फा। सिमिलर न्यू डैश के लिए सॉल्व करें तो न्यू डैश हो जाएगा न्यू अपॉन 1 प्लस एल्फा। अब हम बात कर रहे हैं पश्च प्रकीर्णन के लिए। पश्च प्रकीर्णन के लिए फाई इक्वल्स टू पाई बाई 2, सॉरी फाई इक्वल्स टू पाई रखते हैं। फाई इक्वल्स टू पाई रखते ही 1 माइनस कोस फाई की वैल्यू, 1 माइनस कोस फाई 2 के बराबर, 1 माइनस कोस फाई 2 के बराबर, तो न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू अपॉन 1 प्लस 2 एल्फा तथा एच न्यू डैश इक्वल्स टू एच न्यू 1 प्लस 2 एल्फा प्राप्त होता है। स्पष्ट है प्रकीर्णित फोटोन की आवर्ती तथा ऊर्जा अग्र प्रकीर्णन के अतिरिक्त सभी प्रकीर्णन कोण पर आपतित फोटोन की आवर्ती तथा ऊर्जा से कम होती है। तो इससे हमें स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि सिर्फ जो अग्र प्रकीर्णन है फाई इक्वल्स टू 0 के लिए ऊर्जा और आवर्ती समान प्राप्त होती है, बाकी सभी कोण प्रकीर्णन कोण के लिए यहाँ पर भी हमें ऊर्जा और आवर्ती जो है प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा और आवर्ती आपतित फोटोन की ऊर्जा और आवर्ती से कम प्राप्त हो रही है। और दूसरा पश्च प्रकीर्णन के लिए भी ये जो है ये आपतित फोटोन की ऊर्जा से और आवर्ती से कम प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं
प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति तथा ऊर्जा अग्र प्रकीर्णन के अतिरिक्त सभी प्रकीर्णन कोण पर आपतित फोटोन के आवृत्ति तथा ऊर्जा से कम होती है।